नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व के अंतर्गत, ये नाम देखिए आप यहाँ पे लिखा हो, रानी अवंतीबाई के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रानी अवंतीबाई की जीवनी यात्रा क्या थी, उनका समाज में योगदान क्या था, किस प्रकार उन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग किस प्रकार दिया। आइए जानते हैं। यह कक्षा 8 की पुस्तक है और इसका 17वां लेसन ये है। देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। फिर से सुनिए, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। कितनी सुंदर लाइन है। ये वह शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाए। मतलब ये जो शब्द हमने अभी पहले 2 बार पढ़े, ये शब्द ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सत्ता हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में संविधा का कार्य किया, वे शब्द जिन्होंने इतिहास रच दिया, वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंतीबाई, जिनकी अप्रतिम शौर्य गाथा आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो ये लाइनें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोली गई थी। किसके द्वारा? रानी अवंतीबाई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1831 को मनकेहनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। रानी अवंतीबाई कहाँ? मध्य प्रदेश में, जिला सिवनी, ठीक है, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ पूरे उत्सव का माहौल था। बधाइयाँ और शुभकामनाओं के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, ढोल बाजे बज रहे थे। जुझार सिंह जी के यहाँ एक बहुत प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया था। देखिए, रूढ़िवादिता, जहाँ बेटियों को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, वहीं एक जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है और उस पुत्री के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कब? जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चालू भी नहीं हुआ था, है उससे पहले की ये घटना है। मतलब स्त्रियों को लेकर एक अच्छा वर्ग भी इस समाज में चल रहा था, जो स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। नहीं तो जिनके घर में पुत्री पैदा हो जाती है वो तो शोकाकुल परिवार हो जाता है, दुखों में डूब जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिए, जुझारू सिंह पूरा उत्सव मना रहे हैं अपनी बेटी रानी अवंतिका बाई के जन्मोत्सव पर। आइए देखते हैं आगे। माता पिता बिटिया को पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। उनके घर अवंती जो आई थी, बालिका अवंती बाई, प्रारंभिक शिक्षा मनकेहनी गांव में ही हुई। उसे बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। लोग बालिका अवंती की घुड़सवारी और तलवारबाजी को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। जैसे जैसे बालिका अवंती बड़ी होती गई, उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। तो जो अवंतिका थी, ये बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना, ये सारे क्रियाकलाप को करती थी। तो लोगों को देखकर आश्चर्य होता था कि एक लड़की इतना कुशल कैसे हो सकती है। और उसके पराक्रम की वीरता आसपास के क्षेत्रों में फैलना प्रारंभ हो गई थी। विवाह योग्य होने पर पिता जुझार सिंह ने बेटी अवंतीबाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया था। अब इनका विवाह हो गया। विवाह के उपरांत जुझार सिंह की यह सासी बिटिया रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। रामगढ़ की जो रियासत थी उसकी कुलवधू, मतलब वहाँ की बहू बन गई थी। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार विक्रमादित्य का रामगढ़ के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य स्वस्थ रहने लगे। इनके पुत्र अमान सिंह और सेन सिंह भी अभी बहुत छोटे थे, अतः राज्य की पूरी देखरेख का जिम्मा अवंतीबाई पर ही आ गया। ऐसे विषम परिस्थिति में अवंतीबाई ने पूरी योग्यता का परिचय देते हुए राजकाज को संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इनके पति की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। फिर वहाँ पे एक और दूसरे राजकुमार गद्दी को संभालते हैं, लेकिन वो अस्वस्थ हो जाते हैं और जो लोग थे वहाँ पे राजा बनने के उत्तराधिकारी थे वो अभी छोटे थे। तो सारी जिम्मेदारियाँ अवंतीबाई के कंधे पर आ जाती है और इन्होंने काफ़ी दृढ़ता से अच्छे से राज्य का संचालन किया।
उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में साम्राज्य विस्तार का कार्य चरम पर था। अपनी हड़प नीति के कारण डलहौजी तमाम राज्यों का अपने साम्राज्य में विलय कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की अस्वस्थता का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से अवंती बाई अत्यंत व्यथित हो गई। दुर्भाग्य से इसी दौरान मई 1857 में राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया और संपूर्ण जिम्मेदारियों का दायित्व अवंती बाई पर आ गया। होता क्या है कि उस समय जो डलहौजी था वो हड़प नीति का कार्य कर रहा था, हड़प नीति की योजना पर चल रहा था। हड़प नीति वह योजना थी जिसमें अगर राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को कंपनी के अधीन कर लिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता। मतलब दत्तक पुत्रों की अब सुनवाई नहीं थी, दत्तक पुत्रों को राजा नहीं बनता। अगर जो राजा है रियल में उसी का अगर सगा बेटा है तो उसी को ही राजा बनाया जाता था। अगर वो गोद लेकर किसी को राजा बनाता है तो वो मान्य नहीं होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को अपने अधीन कर लेती थी। तो यही इस राज्य के साथ भी हुआ। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत ये आ जाता है और इन्हें पेंशन दी जाती है और 1857 में विक्रमादित्य की मृत्यु भी हो जाती है और इस तरह से रानी अवंती बाई काफ़ी दुखी होती हैं। सन 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, जो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी अवंती बाई ब्रिटिश शासन से पहले ही अपना अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी थी। चिट्ठी में संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। रानी अवंती बाई ने क्या किया कि 1857 की जब क्रांति मंगल पांडे वाली क्रांति जो चलती है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को दी गई थी। तो 1857 में जब मंगल पांडे ने क्रांति किया तो इसकी आग पूरे भारतवर्ष में लगना शुरू हो गया। तो ये सूचना रानी अवंती बाई के पास भी पहुंचती है। तो रानी अवंती बाई अपने आसपास के लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। पहले से ही रानी अवंती बाई दुखी थीं, जल रही थीं अंग्रेज़ों के अत्याचार से। तो उन्होंने चिट्ठियों के साथ साथ चूड़ियाँ भेजी, जो कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती औरतें। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखा था? देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। देश की रक्षा के लिए घर से बाहर निकलो, आओ युद्ध करो, या तो ये चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाओ औरतों की तरह। इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। स्वतंत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ली। फिर ये जो इन्होंने पत्र लिखा और स्टेटमेंट जो था इनका चूड़ियाँ पहनने वाला, ये जो राष्ट्रवादी राजा थे उनको झकझोरा और वो क्रांति में कूद पड़े। और इसके बाद जो उनके राज्य में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारी थे उनको रानी अवंती बाई ने भगा दिया। इस समय वीरांगना रानी अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। रानी के विद्रोह की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर स्काइन आग बबूला हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिले। रानी ने इस आदेश को नकार दिया तथा युद्ध की तैयारियों में जुट गई। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे सुदृढ़ कराया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश से राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कर ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। इस हार से मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार पराजय का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांपकर किले से बाहर निकलकर देवहार गढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज सेना रानी को खोजते हुए देवहार गढ़ की पहाड़ियों की ओर बढ़ चली। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृढ़तापूर्वक ललकारते हुए कहा, मतलब इस प्रकार रानी ने जितने विद्रोही राजा थे उन सबको एक किया और एक करने के बाद अंग्रेजों के अधीन जितने भी छोटे छोटे राज्य उनके आसपास के थे सबको रानी अवंती बाई ने अपने अधीन कर लिया। मतलब स्वतंत्र कराकर भारत अपने राज्य के अधीन कर लिया। और कुछ बड़े राज्यों पर भी इन्होंने हमला किया और उनको भी अपने अधीन कर लिया। कुछ जगहों पर अंग्रेज़ों को धूल चटाई। इन सब चीज़ों से जो अंग्रेजी अधिकारी थे ये काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और रानी अवंती बाई को आदेश दिया था कि
जाओ तुम जिला अधिकारी से मिलो, जो वहाँ के कमिश्नर से उनसे मिलो। तो इन्होंने उनकी बातों को नहीं माना और फिर उसके बाद ढेर सारी घटनाएं होती हैं और अंग्रेज़ों ने इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कि अब तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने आदेश भेजा। तो रानी अवंतीबाई ने क्या कहा उस आदेश के जवाब में, संदेश के जवाब में, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुकूंगी। उन्होंने कहा कि जो आपका संदेश आया है अंग्रेज़ों, तुम्हारा संदेश आया हुआ है, मैं इस संदेश को नहीं स्वीकारूंगी। तुम्हारे साथ युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी अधीनता कभी नहीं स्वीकारूंगी। मतलब तुम्हारा गुलाम मैं नहीं बनूंगी, भले ही मैं युद्ध में तुम लड़ाई करते हुए मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी अधीनता कभी नहीं स्वीकारूंगी। रानी के उत्तर से तिलमिलाए वार्डिंगटन ने रानी को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उनकी जाबाज सेना अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाती रही, पर संख्या बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। निहत्थी रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए अपने सीने में उतार ली। रानी अवंतीबाई जब इनकी बातों को नहीं मानते हैं अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने इनके किले को घेर लिया और रानी अवंतीबाई पर हमला कर दिया। कई दिनों तक अंग्रेज़ों और रानी अवंतीबाई के सैनिकों के बीच में युद्ध होता रहा, लेकिन संख्या बल में अंग्रेज़ों की संख्या अधिक होने की वजह से रानी अवंतीबाई को धीरे धीरे कमज़ोर होना पड़ा और युद्ध करते हुए रानी अवंतीबाई के एक हाथ में गोली लग जाती है और इनकी जो तलवार थी या बंदूक थी, हथियार था, वो इनके हाथ से छूट जाता है। तो अंग्रेज़ इनके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। तो रानी अवंतीबाई क्या करती हैं, एक तलवार उठाती हैं और कहती हैं, हमारी रानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। उन्होंने कहती हैं कि रानी दुर्गावती ने एक प्रण लिया था कि जीते जी कोई अंग्रेज अपने हाथ से छू नहीं पाएगा और इसे भूलना मत। और ये कहकर उन्होंने तलवार को अपने सीने में, खंजर को अपने सीने में घुसा लिया और अपने प्राण को दैवीय शक्ति में विलीन कर लिया। मृत्यु शैया पर लेटते हुए इस महान वीरांगना ने अंग्रेज अफसर से कहा, जब ये मरने लगी, देव को प्राप्त होने लगी, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, अंग्रेज का जो अफसर था उससे कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया है, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है, उसे पीड़ित मत करना। उन्होंने कहा कि मैं तो मर रही हूँ, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको मैंने ही उकसाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तुम लोगों के खिलाफ, तो तुम ये काम करना कि इनको सताना मत। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने हजारों लोगों को अंग्रेज़ों के अमानवीय व्यवहार और फांसी से बचा लिया। धन्य है यह वीरांगना जिसने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। तो ये रानी अवंतीबाई की कहानी थी जो हमें देशभक्ति से ओतप्रोत करती है, देश के प्रति अपने आप को समर्पण करने की प्रेरणा देती है। तो अवंतीबाई से हमें यही सीख मिलती है कि सर्वोपरि कौन होता है, अपना राष्ट्र होता है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो चलिए फिर इसी क्रम में फिर अगले चैप्टर में हम मिलेंगे महर्षि दयानंद से। और अगर आपने और सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कक्षा 8 महान व्यक्तित्व के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे सभी महान व्यक्तित्वों के बारे में इसी तरह से जानकारी दी गई है जो इस पुस्तक में प्रदान की गई है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद।